Hi students, welcome back to lecture 5 of the chapter motion of class 9 physics। तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं वो सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि हम हर टॉपिक से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले। ग्राफ से भी क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन से क्वेश्चन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरीथिंग बेसिकली दैट वी कवर्ड सो फार, उसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, टू गेट एक्स्ट्रा क्लैरिटी ऑन एवरीथिंग, और ताकि एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और ड्रिल वही रहेगा कि यू विल हैव टू पॉज योर स्क्रीन फर्स्ट एंड ट्राई अ क्वेश्चन योर सेल्फ, और उसके बाद टर्न द वीडियो ऑन एंड वॉच द सोल्यूशन, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is, the velocity time graph shows the motion of a cyclist. Find its acceleration, its velocity and distance covered by the cyclist in 15 seconds. तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमें निकालना है उसका एक्सेलरेशन, राइट? तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है, राइट? सो स्लोप होती है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे तो स्लोप कुछ है ही नहीं, ये तो बस एक पैरेलल लाइन है, अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या है बेसिकली कि पूरी जर्नी के दौरान ये जो इंसान है या फिर ये जो भी साइकिलिस्ट है, इसका जो वेलोसिटी है वो सेम रहा है। 5 सेकंड पे भी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 10 सेकंड पे भी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 15 सेकंड पे भी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। बट यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है इस केस में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। रीजन क्या है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी तो दिख ही रही है हमें, थ्रू आउट द जर्नी सेम वेलोसिटी है विच इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो लिख लेते हैं, सेकेंड क्या है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, राइट? एंड थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं फाइनली। अब वो बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था लेक्चर के दौरान कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो, जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो द एरिया एनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ गिव्स एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे तो डिस्टेंस लिखा है, तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली सेम तरीके से निकालेंगे, सेम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिलिस्ट है, वी विल अज्यूम कि इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं बदल रही है। और जब भी डायरेक्शन ना बदले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो होते हैं, राइट? तो इसीलिए सेम तरीके से, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है हमें इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस। सो लिख लेते हैं ये भी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो, बट जिस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है तो एक ही बात है। जो किसी भी अगर मेथड आप सेम रखोगे तो वो निकलेगा क्या, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, राइट? तो क्या कह रहे हैं, 15 सेकंड तक निकालना है। तो 15 सेकंड यानी कि ये पार्ट तक। अब ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब देखते हैं, 5, 10, 15, 20, तो ये तो हो गया 20 और ये क्या हो गया 15, 0 to 15 इज 15। अब ये क्या एक रेक्टेंगल है, ये भी 15 होगा और ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है भाई, L इंटू बी, 15 इंटू 20 यानी कि 300। क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। मीटर्स में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस।
ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था a इज इक्वल टू 0, दूसरे का आंसर था v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे वाले का आंसर क्या था 300 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। An electron moving with a velocity of 5 into 10 to the power 4 meter per second enters into a uniform electric field and acquires a uniform acceleration of this in the direction of its initial motion. Calculate the time in which the electron would acquire a velocity double of its initial velocity. पहले तो हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि वेलोसिटी, या यूं कहें कि इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बोला ना कि फाइनल वेलोसिटी तो डबल हो जानी चाहिए इनिशियल की। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितना है 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन। कैलकुलेट द टाइम, तो हमें निकालना क्या है टाइम, और हमें इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए डबल हो जानी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी की, और इनिशियल वेलोसिटी तो हमको ऑलरेडी मालूम है। तो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 times इनिशियल वेलोसिटी। तो इट विल बिकम 2 into 5 10, तो 10 की पावर 4 into 10 विल बी 10 की पावर 5। बेस सेम होती है तो पावर को ऐड कर देते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें निकालना है टाइम। तो वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले तो यही देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, और टाइम निकालना है। परफेक्ट है, पहली इक्वेशन ही लग जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 to the power 5, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 into 10 to the power 4, और एक्सेलरेशन क्या है 10 to the power 4, और टाइम क्या है वही तो निकालना है। अब अगर आप देखो इन दोनों के अंदर 10 to the power 4 कॉमन है, तो बाहर ले लो इसे। अंदर क्या बच जाएगा 1 सेकेंड, अंदर बचेगा 5 प्लस टी, राइट। 5 बचेगा और टी बचेगा, और ये क्या है 10 to the power 5। अब ये 10 to the power 4 ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4, ये 4 पावर से 5 पावर कट जाएगी और 1 पावर बच जाएगी इसकी, राइट। मतलब 10 में 1 के आगे 4 0, 1 के आगे 5 0, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, बचा क्या 10 बचा ना ऊपर। तो यही किया मैंने, और यहाँ सामने क्या बचा 5 प्लस टी, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस टी, तो 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। क्लियर है भाई, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करा है इलेक्ट्रॉन ने इस टाइम के अंदर। डिस्टेंस यानी कि एस निकालना है हमको, है ना। डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। अब ऑब्वियसली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में तो s टर्म ही नहीं है, तो उससे तो निकाल ही नहीं सकते। तो बाकी की दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनमें से कुछ भी लगा लोगे आंसर आ जाएगा। इसमें भी s है और बाकी सारी चीज़ें हमें नोन है, इसमें भी s है और बाकी सारी चीज़ें हमें नोन है, तो मैं ये वाली लगा रही हूँ। ओके, आंसर आप कोई भी इक्वेशन लगा के निकालो सेम आ सकता है। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक ही आंसर 2 इक्वेशन से निकल पा रहा हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों से अलग आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सही यूनिट में चीज़ें पुट कर रहे हो, सही तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वो कर रहे हो, राइट। तो v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 to the power 5 का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 5 into 10 to the power 4 का होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन क्या है हमारी 10 to the power 4,
और डिस्प्लेसमेंट हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है हमें निकालनी है। तो 10 to the power 5 इंटू 2 10 to the power 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 10 to the power 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इंटू 10 to the power 8। कभी भी ब्रैकेट के आजू बाजू पावर्स होती है तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 4 इंटू एस। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लिया जा सकता है, 10 to the power 8, इसमें 10 है और इसमें 8 है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, 100, यानी कि 10 to the power 2 बचेगा विच इज 100, माइनस 25 बच जाएगा इधर, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 4 इंटू एस। अब क्या करेंगे, ये जो 10 to the power 8 है इसको उधर ले जाओ, तो 2 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 10 to the power 8 इंटू एस इज इक्वल टू 100 माइनस 25 क्या होता है, 75 होता है। तो लिख लो यहाँ पे। अब 10 to the power 4 से 10 to the power 8 की पावर कट के ये भी क्या हो जाएगा 4, ऊपर 1 के आगे 4 जीरो, नीचे 1 के आगे 8 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल और बचेंगे कितने, 4 जीरो डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, s इंटू 2 अपॉन 10 to the power 4 इज इक्वल टू 75। अब क्या करेंगे, ये 10 to the power 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 को उधर जाके डिवाइड, तो 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एस। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, 2 5 ज़ा 10 0 0 0। अब 5000 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जो भी आंसर है वो निकाल लेना मल्टीप्लाई करके और आ गया आंसर। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 2 stones are thrown vertically upward simultaneously with their initial velocities, with their initial velocities u1 and u2 respectively. Prove that the heights reached by them would be in the ratio this. तो पहले क्या बोल रहा है, बेसिकली 2 stones हैं, उनको एक साथ वर्टिकली अपवर्ड उछाला गया है। एक की इनिशियल वेलोसिटी है u1, एक की इनिशियल वेलोसिटी है u2। कह रहे हैं ये प्रूफ करके दिखाओ कि इनकी जो हाइट्स हैं, जब हम उनका रेशियो निकालेंगे मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो उसका जो आंसर है वो आएगा u1 का होल स्क्वायर, मतलब u1 का होल स्क्वायर बाय u2 का होल स्क्वायर, और एक किसके बराबर आएगा, वो कह रहे हैं h1 बाय h2, मतलब दोनों जो हाइट्स कवर कर रहे हैं उसका रेशियो वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर इनिशियल स्पीड्स, राइट। तो ये हमें प्रूफ करना है। सेम तरीका है बिल्कुल। क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में पुट करके देखते हैं, उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब और ये हाइट है क्या, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ना, कि वो कितना जगह कवर कर रहा है इन ऑर्डर टू रीच द फाइनल पॉइंट। तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, कौन सी इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हाइट भी आती है और इनिशियल वेलोसिटी भी। एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, राइट। जब भी एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द अपवर्ड मोशन उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, बट जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइनली एक्सेलरेशन जो है वो उसे उसकी वेलोसिटी को कम करता जाता है एंड वंस इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट तो एकदम ही वेलोसिटी 0 हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड रेस्ट पे आता है। ठीक है, तो यही होगा यहाँ पे भी। तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माइनस u1 का होल स्क्वायर। माइनस u1 नहीं लिखना, माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है। u1 तो ऊपर की डायरेक्शन में है ना, तो प्लस में है वो। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, अब इन्होंने तो एक्सेलरेशन नहीं दिया, बट एक कॉमन सेंस की बात है, अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन लग रहा है उसके ऊपर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम एक्सेलरेशन है बट जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको हम अपनी कैलकुलेशन को ईजियर करने के लिए 10 भी लेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसको जी ही रख लेते हैं। इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि h1, इस ये जो हाइट कवर करेगा वो h1 होगी, जो दूसरी बॉल करेगी वो h2 होगी। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस
और हाँ ऑल्सो ये जो जी है ये उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, राइट, तो ये नेगेटिव साइन लगाएंगे इसके आगे, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन होता है, कोई भी चीज ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, इधर राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, h1 इंटू माइनस जी इंटू 2। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ आ गए ना। अब h1 का एक्सप्रेशन चाहिए ना, वही तो बाद में रेशियो निकालने के काम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u1 का होल स्क्वायर बाय 2g, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो g से और ये किसके बराबर हो जाएगा, h1। इसको मान लो इक्वेशन ए। अब सेम चीज करेंगे सेकंड वाले के लिए भी, उसकी भी फाइनल स्पीड 0 होगी, इनिशियल स्पीड u2 का होल स्क्वायर होगी, और जो बाकी सारी चीजें वो भी सेम है। कैसे, 2 इंटू माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसमें भी, और उसकी हाइट क्या है, बट h2 है। अब h2 का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये पहले तो माइनस माइनस काट दो, क्या बन जाएगा, u2 का होल स्क्वायर बाय 2g। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करेंगे, a बाय b कर दो, रेशियो निकालना है ना, तो h1 बाय h2 करना है, देयरफॉर a डिवाइडेड बाय b, a को ऊपर b को नीचे, तो h1 का क्या वैल्यू है, u1 का होल स्क्वायर बाय 2g, और नीचे क्या है, u2 का होल स्क्वायर बाय 2g। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, u1 का होल स्क्वायर बाय 2g इंटू u2 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2g कैंसिल, क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी, 2 भी कैंसिल, और बचेगा क्या, u1 का होल स्क्वायर बाय u2 का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू u1 का होल स्क्वायर बाय u2 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि कह रहा है, फिगर 7.10 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें ग्राफ्स दिखा रखे हैं 3 ऑब्जेक्ट्स के, और हमें इनको स्टडी करना है और कुछ आंसर चीज़ों को आंसर करना है। विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी ग्राफ, हमें पता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होता है, स्पीड होता है, राइट। मतलब ग्राफ जितना ऊंचा उतनी ज़्यादा स्पीड। देखो मान लो अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तो ये ग्राफ सबसे नीचे है, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर है, ये ग्राफ सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा, इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा स्टीप है, तो इसी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो भी ग्राफ आपको ज़्यादा वर्टिकल होने की तरफ दिख रहा है, मतलब ज़्यादा स्टीप लग रहा है, ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, वो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट स्पीड, राइट। तो कह रहे हैं विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ए जो है वो यहाँ पे है, सी जो है वो यहाँ पे है, और बी जो है ये यहाँ पे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बी है ये ही सबसे ऊंचा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जो ए और सी हैं वो तो स्टार्ट भी लेट कर रहे हैं ना, फिर भी उनका ग्राफ ऐसे है और ऐसे है। आपको पूरा ग्राफ देखना है, ये ऐसे, ए हमें कुछ ऐसे दिख रहा है, उसके बाद सी भी हमें कुछ ऐसे दिख रहा है, बट जो बी है वो ऐसे दिख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा तो बी ही हुआ ना, इसके मतलब बी की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, बी है। और क्यों है बी, ये भी लिख लेते हैं, बिकॉज इट हैज द steepest slope which represents velocity, right। आगे बढ़ते हैं। Are all the 3 ever at the same point on the road। अब ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज सेम टाइम पे सेम जगह पे थे या नहीं थे। अगर कभी भी वो तीनों ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हों सेम टाइम पे, तब हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये सेम जगह पे।
अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहले मेरे को 1 मिनट रब करने दो, ये तुम अगर ये ध्यान से देखते हो इस ग्राफ को, तो इसके अंदर सी और ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और सी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी और बी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये तीनों कभी साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसपे तीनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होते सेम पॉइंट पे, तब हम बोल सकते थे कि ये क्या है, ये सेम पॉइंट पे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो हम नहीं बोल सकते कि ये सेम पॉइंट पे है। हेंस दे आर नेवर ऑन द सेम पॉइंट थ्रू आउट द जर्नी। नो, बिकॉज the 3 graphs never intersect, या slopes never intersect. आगे बढ़ते हैं। How far has C traveled when B passes A? तो B पास कर रहा है A को कब, ये वाले पॉइंट पे कर रहा है, राइट। तो कह रहे हैं सी ने कितना ट्रैवल करा है इस पॉइंट पर। तो क्या करो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डॉटेड लाइन बना लो और यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर दो ए वाली स्लोप पे, ताकि पता लग जाए कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये एक्चुअली इस ग्राफ में मुझे 1 मिनट को क्लियरली देखने दो। तो ये बहुत ही ऐसे मार्क कर लो, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये नियरली क्लोज टू 8 लग रहा है। हाँ, तो ये क्लोज टू 8 लग रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया। इनफैक्ट इफ वी हैड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, तो इट इज 8.2, सो 8.2 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो भी पॉइंट पे आपको बोल रहा है कि तीसरे ग्राफ की डिस्टेंस बताओ, तो ऐसे डॉटेड लाइन बना दो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंड चेक कर लो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसका आंसर हमने लिख दिया 8.2 किलोमीटर। सो हमने सी पार्ट अभी सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं डी पार्ट की। हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड, वन सेकेंड, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। मतलब जिस पॉइंट पे बी और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारा बी है, और बी और सी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ वाले एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस देखते हैं, मतलब बी के लिए, फॉर वन सेकेंड इसको और ज़्यादा क्लियरली देख लेते हैं विदाउट द डॉट। तो अगर आप देखोगे ये हमारी बी की लाइन है, तो ये लगभग यहाँ पे कहीं ये डिस्टेंस है, विच इज 4.2 किलोमीटर। ठीक है, तो यही चीज़ करनी होती है। कभी भी ऐसे इंटरसेक्शन वाले ग्राफ्स के दौरान आपको डिस्टेंस बताना है, तो पॉइंट लगाओ और कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन प्लॉट करके आंसर निकाल लो। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द 5th क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग टुडे। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 7.11. Find how far does the car travel in the first 4 seconds. पहले 4 सेकेंड में कितना दूर गई है ये गाड़ी। तो अब ये ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या है, कर्व्ड है, राइट। तो इसीलिए मेरे को क्या करना होगा, हम देखते हैं एक बार अंदाजे से कि कितना डिस्टेंस लग रहा है। तो अगर हम देखें कि ये ग्राफ तक जब ये लाइन जो हमने बनाई वो इंटरसेक्ट करी है, तो लगभग 6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और ये कब की है, 4 सेकेंड्स वाली है। ठीक है जी। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। अब हमें क्या पता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया तो हम शेड कर देते हैं, बट एक चीज और है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये मान लो हमने एरिया को शेड कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू भी निकालनी है, मतलब ये भी निकालना है कि डिस्टेंस है कितना।
देखो अगर ये लाइन वाला ग्राफ होता, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होता नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही, बट अगर लीनियर होता तो हम डायरेक्टली जो भी शेप वो बना रहा होता ओवर द एक्स एक्सिस उसका एरिया निकाल लेते और बोल देते कि ये मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का। बट यहाँ पे तो एग्जैक्ट शेप हमको पता ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये कर्व्ड है। तो इस केस में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं पहले तो, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या स्पीड है उस टाइम पे। तो हमें ये पता, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस u बाई 2 इफ एवरेज स्पीड है, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी हमको क्या दिख रही है, 6, इनिशियल है 0 और टाइम है 4। 6 और टाइम है, नहीं टाइम तो चाहिए नहीं, डायरेक्टली कर लो। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया कि इस पूरी जर्नी के दौरान इसका एवरेज 3 मीटर पर सेकेंड है। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व्ड ग्राफ है, राइट। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने निकाल ली 3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम हमें पता है कितना है, 4 सेकेंड्स है, राइट, हाँ 4 सेकेंड्स है। तो अब क्या करेंगे, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर्स। तो इसका मतलब इस गाड़ी ने 12 मीटर कवर किए हैं ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो इसका आंसर भी लिख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जिस दौरान स्पीड जो है वो लगभग कांस्टेंट हो। तो अगर आप देखो इस पॉइंट के बाद ग्राफ लगभग पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन लग रहा है। इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक 6 के बाद ये क्या है, पूरा स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, तो बियॉन्ड 6 सेकेंड्स का पार्ट जो है ग्राफ का वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि 6 से लेकर के लगभग 8.8 सेकेंड्स तक, 6 to 8.8 सेकेंड्स तक ये जो है ग्राफ इसमें यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। The figure below shows the motion of a car along a straight path. A car moves from house to school and school to library. पहले house से school, फिर school से library. It then moves back to school and उसके बाद ये back to school गई और यहाँ पे रुक गई, मतलब इसकी final speed यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था इट इज सपोज टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पहले तो डिटरमाइन करते हैं इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा और फाइनल पॉइंट कौन सा है। ये है हमारा इनिशियल पॉइंट क्योंकि यहां से जर्नी बिगिन कर रही है, और ये है हमारा फाइनल पॉइंट, यहाँ पे जर्नी एंड कर रही है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको स्ट्रेट लाइन में बना लेते हैं, वेट करो। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है भाई, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्यों है भाई डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट रास्ता है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो इसका क्या वैल्यू है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 30 किलोमीटर, तो मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस क्या है भाई, टोटल पाथ लेंथ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 20 50। पहले ये गया हाउस से स्कूल विच इज 30, देन प्लस स्कूल से लाइब्रेरी गया 20, और फिर लाइब्रेरी से वापस स्कूल आया फिर से 20। तो 30 + 20 50, 50 + 20 70। तो इसका आंसर है 70 किलोमीटर। इजी सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बस क्लियर रखना कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो वही ऑप्शंस तो आई होप आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ए और आर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और जो रीजन है वो इस असर्शन को रीजन भी कर रहा है ढंग से।
ए और आर ट्रू है, सेकंड ऑप्शन है ये, बट आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा पॉइंट ए को। सी पार्ट है ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी पार्ट है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। चलो करके देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो एक बॉडी तय करती है वो जीरो हो सकती है, जबकि डिस्टेंस जो है वो जीरो ना हो। देखो अगर हमने स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर वापस आ गए, इस केस में मान लो ये 10 मीटर की साइड है और सारी 10 मीटर, तो इसमें डिस्टेंस तो क्या है, टोटल पाथ लेंथ की वैल्यू 40 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट भी यही है और इनिशियल भी यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कवर हुआ बट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द इंडियन, नहीं बिल्कुल ही गलत है, लॉन्गर थोड़ी होता है, शॉर्टेस्ट होता है। तो ये है फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन है इसके लिए, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो सी के लिए 16 के लिए लिख दो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन असर्शन रीजन के बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं अब, तो यू गाइस शुड नो ये ऐसे थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे अप्रोच करना है, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं। अगर ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऐसा दिख रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऐसा दिख रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वीटी ग्राफ्स की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे वी है यहाँ पे टी है सब में, और अगर ऐसा दिख रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो क्यों नहीं हो सकती भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ठीक है भाई, हाँ ऑब्वियसली नाम ही स्पीडोमीटर है तो वो स्पीड मेजर करता है, ये बात ट्रू है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन, ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो दोनों के दोनों सही है, बट इनका कोई आपस में नाता ही नहीं है, तो एक्सप्लेन कैसे ही करेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो है बी, ठीक है। सो यस, हमने 18th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पे। वेलोसिटी मतलब इस पेज के हिसाब से 19, अदरवाइज वी आर ऑन आवर 7th क्वेश्चन। हम टोटल आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, राइट। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड है, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम है स्पीड, बिल्कुल सही बात है। SI यूनिट तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही रिप्रेजेंट करे, जस्ट दैट वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी बताते हैं और स्पीड में डायरेक्शन नहीं बतानी होती। तो ये भी ट्रू है। तो हाँ आई गेस, हाँ दोनों चीज़ें सही हैं और SI यूनिट भी सेम है, ठीक है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आई गेस इसमें रीजन को हम एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं। इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ ठीक है। तो वी कैन राइट दैट, बट अदरवाइज एग्जैक्टली रीजन जो है वो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट ठीक है। आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट वुड बी ए ओनली इन केस इफ देयर इज एनी डिविएशन इन द आंसर। तो यहीं पे मैं एडिट करके लगा दूंगी कि इट्स नॉट ए इट्स बी, इट शुड बी आइदर ओनली ए या बी ही है। बट मतलब मेरे हिसाब से इट्स बेसिकली रेफरिंग टू द फैक्ट कि दोनों वेलोसिटी और स्पीड बेसिकली सेम क्वांटिटीज हैं, और सेम क्वांटिटी है तो सेम SI यूनिट है। तो मेरे हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा है, बट आई एम स्टिल अ लिटिल अनश्योर ऑफ इट। इन केस इफ द आंसर इज करेक्ट इट विल रिमेन एज इज, अदरवाइज आई एडिट एंड आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, right? An object can have constant speed but variable velocity, बिल्कुल। सर्कुलर मोशन ले लो, एक ऑब्जेक्ट मान लो 5 किलोमीटर की स्पीड से पूरा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है वो मान लो पूरी जर्नी में 5 किलोमीटर पर आवर ही है, बट डायरेक्शन तो बदल रही है। मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड तो इसकी सेम है, बट क्योंकि डायरेक्शन पूरा टाइम बदल रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है ना वेलोसिटी,
इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस के अंदर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी वेलोसिटी कांस्टेंट? क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम भी है। तो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन दो स्पीड इज सेम, ये भी बिल्कुल सही है। और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो तो डायरेक्शन की वजह से बदल जाती है, इसीलिए वो बदलती रह सकती है, बट जो स्पीड होती है वो सेम रह सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, लेट्स स्टडी दिस। A body is said to have uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, बिल्कुल हमें पता ही है। No matter how small these intervals may be, the distance traveled by an object in uniform motion increases linearly, क्योंकि वो uniform motion है, obviously हर चीज़ uniformly होगी। A train travels from one station to the next. The driver of train A starts from rest at time t is equals to 0 and accelerates uniformly for the first 20 seconds. At time t is equals to 20 seconds, train reaches at the top speed of 25 meter per second, then travels at this speed for 30 seconds before deaccelerating uniformly to rest. Total time of the journey of train A is 60 seconds. Another train B is traveling in the parallel of train A with zero initial speed at t is equals to 0 and then accelerates uniformly for the first 10 seconds. At time 10 seconds, it reaches its top speed of 30 meter per second and then travels at this speed for 20 seconds before deaccelerating uniformly to rest. Total time for journey of train B is 80 seconds. ठीक है, चलो पहले तो ये लिख ही लेते कि गिवन क्या क्या है। Okay, no, we can't do that. Yeah, anyways, let's take another color so that it's visible. हाँ जी, तो कह रहा है कि एक ट्रेन है A, उसने स्टार्ट किया एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और रेस्ट पे था इनिशियली, तो u इज इक्वल्स टू 0 हो गया फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन, और एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। राइट, तो ये कितने टाइम तक एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है? फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। उसके बाद क्या होता है? टाइम 20 सेकेंड्स पे, 0 to 20 के बीच में ये हो रहा है, और टाइम 20 सेकेंड्स पे क्या हुआ? ट्रेन जो है उसकी स्पीड पहुंच चुकी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब 20 सेकेंड से अगर हम देखना चालू करें तो इसकी इनिशियल स्पीड है 20 सेकेंड्स इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर फर्दर 30 सेकेंड। अब ये 30 सेकेंड की जर्नी चल रही है, 20th सेकेंड से पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड होगी, और अगले 30 सेकेंड के लिए इसकी वेलोसिटी यही रही 25 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये डीएक्सेलरेट करता रहा और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0 हो गई। और इसने टोटल कितनी देर के लिए ट्रैवल किया है? 60 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है? एक और ट्रेन बी है, वो ए के पैरेलल ही चल रही है। इनिशियल स्पीड इसकी t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है? इनिशियल स्पीड, ये भी आई गेस विद 0 इनिशियल, अच्छा ठीक है, तो इनिशियल स्पीड इसकी ट्रेन बी की भी क्या है? 0 है। उसके बाद क्या हुआ? देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड। इसने भी एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा। इट रीचेज इट्स टॉप स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब अब इसकी फाइनल स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। और अब मतलब 20 देन ट्रैवल्ड एट द स्पीड फॉर फर्दर 20 सेकेंड, मतलब अब ये स्पीड पे पहुंच गई 10th सेकेंड पे, ये पहुंच गई है कितनी स्पीड पे? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच गई है। ये इनिशियल वेलोसिटी है 10 सेकेंड के लिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ जी, तो इसने 10 सेकेंड तक इसकी जो टॉप स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो रीच हो जाती है, मतलब इसके पास अब 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। उसके बाद ये 20 सेकेंड्स तक इसी स्पीड से चलता रहता है एंड देन
20 सेकेंड्स के बाद वो डी एक्सेलरेट करने लगता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी क्या है, 80 सेकेंड। तो पहले ना एक बार इसको समराइज करके लिख लेते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई करके हमने लिख ली तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले ट्रेन ए का लिख लेते हैं, फिर ट्रेन बी का। बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ मोशन जो है ये दोनों ट्रेन जो है एग्जिबिट कर रही हैं। तो ये है ट्रेन ए और फिर है हमारी ट्रेन बी, राइट। तो क्या बोल रहा है वो, ट्रेन ए के लिए इनिशियल स्पीड 0, देन उसने स्टार्ट किया टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत की है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और फिर वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट्स, एंड देन फाइनली उसकी क्या स्पीड हो जाती है, फाइनली एट टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड उसकी स्पीड होती है 25, मतलब अब फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी 25 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने टाइम स्लॉट में हुआ है, ये हुआ है t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसने इनिशियल स्पीड से स्टार्ट करके अपनी फाइनल स्पीड को 25 मीटर पर सेकेंड कर लिया, राइट। तो दिस इज t इज इक्वल टू 20 वाली स्पीड। अब क्या कह रहा है, उसके बाद इसने बोला देन ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर फर्दर 30 सेकेंड, मतलब अब वो अगले 30 सेकेंड के लिए सेम स्पीड से चलने वाला है। मतलब नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए उसकी जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है। और जब 30th सेकेंड आ जाएगा उसके बाद वो डी एक्सेलरेट करता है, डी, और फाइनली डी एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। डी एक्सेलरेट करता है और यूनिफॉर्मली ये रेस्ट पे आ जाता है। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी 60 सेकेंड। तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बिल्कुल स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या थी, 0, और फाइनल भी क्या है, 0। और ये जो जर्नी है ये 3 स्लॉट्स में डिवाइडेड है। पहली स्लॉट है ये जब वो एक्सेलरेट कर रहा है 20 सेकेंड्स तक। दूसरी स्लॉट है जब वो 30 सेकेंड तक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0 है। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। और फाइनली 30 सेकेंड्स के बाद कितने सेकेंड्स तक, अब ये कैसे पता चलेगा, उसने हमें बता दिया कि टोटल जर्नी कितने टाइम की थी, पूरे 60 सेकेंड्स की। 20 सेकेंड्स उसने ये किया, मतलब एक्सेलरेट किया। 30 सेकेंड्स उसने क्या किया, यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रैवल किया। तो बचा क्या, 20 + 30 = 50, मतलब बचे हुए 10 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी में उसने डी एक्सेलरेट किया, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हमें क्या हुआ। स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी 0 से, फिर 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगले 30 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी सेम ही रही, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड ही रही। और 30th सेकंड पे फाइनली उसने क्या किया, डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, क्योंकि टोटल जर्नी कितने की है, 60 सेकंड्स की है, और वो फाइनली रेस्ट पे आ गया। ट्रेन बी का भी सिमिलर है, वो भी क्या करती है, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसने लिखा हुआ है। एंड देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड, और फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है फॉर 10 सेकेंड्स। टाइम याद रखना, इन्होंने बहुत ही क्लियरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, स्पीड जो है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, इसकी क्या होगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कब हुई है, 10th सेकेंड पे हुई है। तो इस 0 से 10 की जर्नी के लिए ये फाइनल स्पीड है, और 10 के बाद वाली जर्नी के लिए ये इनिशियल स्पीड है। इतनी तो बात समझते हैं ना हम, क्योंकि फ्रैगमेंट कर रहे हैं पूरी जर्नी को। अब क्या है, अब वो कह रहा है देन इट ट्रेवल्स फॉर एट द सेम स्पीड फॉर 20 सेकेंड, मतलब अगले 20 सेकेंड वो यही 30 मीटर पर सेकेंड से चलने वाला है। 10 सेकेंड तक उसे स्पीड पे आने में लगे, अब 20 सेकेंड तक वो यही स्पीड पे चलता रहेगा। फाइनली अब क्या होगा, 30th सेकेंड आ जाएगा। 30th सेकेंड पे भी इसकी स्पीड क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि 10 से लेके इसने स्टार्ट किया और 20 सेकेंड तक सेम स्पीड पे चला। अब क्या कह रहा है, बिफोर डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू, अब ये क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो 30th सेकेंड ऑनवर्ड ये डी एक्सेलरेट करेगा, मतलब रिटार्ड करेगा। रिटार्डेशन इज बेसिकली डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। और फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या बोल रहा है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी देर रिटार्ड किया उसने, 10 सेकेंड पहली जर्नी, 20 सेकेंड अगली जर्नी, और एक्सेलरेशन कम होने वाले का कैसे टाइम पता लगेगा,
इन दोनों का मिला के क्या है 30, और टोटल जर्नी वो बता रहा है 80 सेकेंड्स है, तो 80 माइनस 30 इज 50 सेकेंड, मतलब अगले 50 सेकेंड तक वो डी एक्सेलरेट करता रहा है। अब हमने दोनों के जर्नी को लेआउट कर दिया अपने आगे। व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ए एज इट कम्स टू रेस्ट, मतलब हमें डी एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 30th सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसने क्या बोला कि 25 मीटर पर सेकेंड जैसी उसकी वेलोसिटी हुई तो उसने 30 सेकेंड तक 25 मीटर पर सेकेंड पे ही ट्रैवल किया, तो 30th सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 25 और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है, और टाइम कितना लगा डी एक्सेलरेट करने में 10 सेकेंड्स लगे। तो आंसर क्या आ जाएगा -25/10, और सही भी आ रहा है। क्यों भाई, क्यों सही आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, डी एक्सेलरेशन कर रहा है तो नेगेटिव आनी चाहिए ना एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी डी एक्सेलरेशन है, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। इन विच टाइम इंटरवल स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज कॉन्स्टेंट, तो अभी अभी हमने पढ़ा है 20 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट हमें टाइम इंटरवल बताना है, और टाइम इंटरवल बताना है मतलब हम ये बोल सकते हैं 10 सेकेंड से लेके अगले 20 सेकेंड यानी कि 30th सेकेंड तक उसकी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड की एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हम लिख सकते हैं 10th या फिर एसएस लिखते हैं, इससे बढ़िया हम लिख देते हैं t इज इक्वल्स टू 10 से t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स तक उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, b की, राइट। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, दोनों की गिवन है ये तो हमें, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बस क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए। आज क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे इसके। आगे बढ़ जाते हैं। A bus decreases its speed from this to this in 5 seconds. Find acceleration. अभी अभी सेम टाइप का क्वेश्चन करा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v हमें क्या गिवन है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनल स्पीड है 60, इनिशियल है 80, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि फाइनल स्पीड जो है वो कम है इनिशियल स्पीड से, और टाइम कितना लग रहा है उसको 5 सेकेंड। बट यहाँ पे मैंने कर दी एक गलती। क्या गलती हुई, अगर टाइम 5 सेकेंड्स है मतलब सेकेंड्स में दिया हुआ है तो इनको भी मुझे सेकेंड्स में करना, मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, दैट इज स्पीड को भी मुझे मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। आ जाओ कर लेते हैं। क्या करते हैं 80 इंटू 5/18 कर लोगे तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 9 18, 2 4 8, अब ओके ठीक है, तो 200/9 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया 60 किलोमीटर आवर को हम कर सकते हैं 60 इंटू 5/18, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 विच इज 200/9, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80 किलोमीटर पर आवर विच इज 50/3 मीटर पर सेकेंड में, और नीचे टाइम क्या है 5 सेकेंड। ठीक है, यूनिट का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों को भी, ये चीज़ को अच्छे से याद रखना। अच्छा सॉरी ये नहीं रब करना था, ये यहाँ पे लिखे रहने दो। अब क्या करो इनका एलसीएम ले लो, तो 9 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 इंटू 3 50 इंटू 3 विच इज 150, ये माइनस 200 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 50/9, और ये 9 इंटू 5 हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसके नीचे वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50/9 इंटू 5। अब ये तो डिवाइड कर लो आसानी से, 5 10 तो ये 10/9 जो है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ गई। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन डन। अब 10th क्वेश्चन हमारे लिए क्या है MCQ है। तो आप देख रहे हो हर टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन करा, असर्शन रीजन की क्वेश्चंस करे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस करे हमने, न्यूमेरिकल्स करे, अब हम MCQs भी कर रहे हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन है आपको आंसर करना आना चाहिए। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट, ये हमने पहला
आई गेस पहला नहीं तो दूसरा ही क्वेश्चन ये किया था, जब मैंने क्या बोला था कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने u दे दी, वहां पे u1 दी हुई थी और हमें रेशियो निकालनी थी, और ग्रेटेस्ट हाइट मतलब h मैक्स निकालनी है। मैंने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल इन्होंने दे दी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं। तो क्या होता है भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v0 u उन्होंने दे रखा है माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस g हो जाएगा। क्यों, एक तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और g क्यों बोला, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और हाइट क्या है, हाइट ही तो निकालनी है, तो ये निकालनी है हमको। अब क्या करेंगे, इन सबको वहां ले जाओ, माइनस माइनस कैंसिल करके यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल्स टू एच मैक्स, आ गया आंसर। ये वाले एक्सप्रेशन को इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट याद भी रख लो, कभी कभार डायरेक्टली भी क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो अब एच मैक्स निकालो, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालो, ये कहां तक रीच कर सकता है। तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन को याद रख लो, यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट बाय एन ऑब्जेक्ट वेन एवर इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसका आंसर है यू स्क्वायर बाय 2g विच इज ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है। हमें ये पता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से जनरली डिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि वो टोटल पाथ लेंथ बताता है, हाउएवर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। ये कभी कभार इक्वल भी हो सकते हैं, कभी इक्वल होते हैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस से। शॉर्टकट कभी पूरी पाथ लेंथ से बड़ा तो नहीं होगा, ज्यादा में ज्यादा बराबर हो सकता है, बट लॉन्ग तो नहीं हो सकता ना डिस्टेंस से, तो ये याद रखना। तो इन एनी केस डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस जो है, या तो इनकी रेशियो 1 हो जाएगी, या अगर ये इक्वल हो गए तो, और अगर नॉर्मल केस मतलब डिस्टेंस बड़ा हुआ तो इन दैट केस इनकी रेशियो 1 से छोटी आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। बट कभी भी न्यूमरेटर मतलब डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो पाएगा। अब क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे डिस्टेंस। ऑलवेज लेस देन 1 तो गलत बात हो गई ना, हमेशा थोड़ी ना लेस देन 1 है, क्या पता कभी ये दोनों बराबर है तो तब 1 हो जाएगी, तो ये तो गलत है। ऑलवेज इक्वल टू 1 ये भी गलत है, हमेशा सेम भी तो नहीं होते हैं ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1 ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। और इक्वल और लेस देन 1, यस ये बिल्कुल सही है। क्यों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो 1 हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस बड़ा हो गया तो लेस देन 1 हो जाएगी, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आगे, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। अगेन एज आई ऑलवेज से, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो। क्या क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन, कि इनिशियल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन है नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तभी तो स्पीड फाइनली 0 हो रही है ना, और एक्सेलरेशन है क्या, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहा है, और फाइनल स्पीड 0 इसने गिवन है, ये सब गिवन है, और ये टू फाइंड है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, क्या लगा सकते हैं हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा ले। हाँ जी बिल्कुल लगा लेते हैं, v पता है, u पता है, a पता है, s निकालना है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लो। ठीक है जी, तो 90 इंटू 5/18, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या कर दिया, हमारी जो इनिशियल स्पीड है वो है 25, और फाइनल स्पीड तो 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे आ रही है। एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है, माइनस 0.5, और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 25 इंटू 25, और ये 5 और 2 को 0.5 और 2 को इधर ले आओ, 0.5 इंटू 2 इक्वल्स टू s। 0.5 में से पॉइंट हटाओ, 10 ऊपर रख दो, 2 5 10, 5 और 5 कैंसिल, s इज इक्वल्स टू 625 मीटर्स आ गया। 25 इंटू 25 होता है 625।
ये हमारा आंसर है। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन है, और ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, अगेन अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पहली बात तो जहां पे भी कर्व दिख रहा है ना, उसे तो डायरेक्टली इग्नोर करो। क्यों? कर्व अगर कभी बन रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। एक हमें ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन, और एक ये क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो रेस्ट पे तो नहीं है, चल रहा है, बट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस वाले ग्राफ का तो ये मतलब है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, क्योंकि खुद सोचो ना, मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर पे ही है वो ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द जर्नी, तो इसका मतलब रेस्ट पे है, बट उसने कहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, ये है। इस केस का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। ट्राई टू इंटरकनेक्ट थिंग्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, राइट। फिर से एमसीक्यूज है हमारे पास। एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। क्या रिप्रेजेंट करता है पहले तो वीटी ग्राफ का एरिया? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled road. Their distance versus time graphs are shown in 8.2. Choose the correct statements. मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर हमें ये देखना है कि ये देखो यहाँ पे फास्टर स्लोअर मतलब स्पीड कंपेयर करनी है, तो मैंने क्या बोला था, जो भी ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीप है मतलब ऊंचा है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, क्योंकि स्लोप ही तो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, जो C है ग्राफ वो सबसे आगे है, तो C इज फास्टर देन कार D। ये ए लिखा हुआ, सॉरी, C इज द स्लोएस्ट, B इज द स्लोएस्ट, कार D इज फास्टर देन कार C। 1 सेकेंड, कार A इज फास्टर देन कार D। अच्छा ओके, कार A इज फास्टर देन कार D गलत है, ये तो कार A का जो स्लोप है वो नीचे है, कार B इज द स्लोएस्ट, ये बिल्कुल सही है ना। आई वॉज सर्चिंग फॉर एन आंसर जिसके अंदर डायरेक्टली लिखा हो कि स्पीड ऑफ C इज द ग्रेटेस्ट, बट यहाँ पे कंपैरिजन में दे रखा है, तो इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बी, क्योंकि कार बी का स्लोप सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्लो हुई है। ठीक है, 5 more questions to go. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration दे दिया 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Initial velocity को मान लो 0, टाइम मान लो 3 seconds, हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑनेस्टली बहुत इजी भी है वो। तो क्या करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, नहीं लग सकती, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसमें हमें टाइम गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और हमें निकालना क्या, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा ओके, एनीवेज हमको 2 इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को इसमें पुट कर देंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ATV। अच्छा हाँ, डायरेक्टली ये यूज कर लेते हैं, सब कुछ बाकी तो हमें गिवन ही है। v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी वही निकाल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 2 है, और अच्छा हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में देखो ध्यान दे दिया, यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर आना चाहिए, राइट। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया, 1 सेकेंड, 1/50 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3/50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या दिया था, इनिशियल स्पीड दी थी, एक्सेलरेशन दी थी, टाइम दिया था, और हमने क्या निकाल ली, अपनी फाइनल स्पीड निकाली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दिस फिगर is the distance time graph of an object. Do you think it represents a real situation? If so, why? If not, why not? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्टार्ट हो रहा है पॉइंट O से, चला 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 यहाँ तक, मतलब अभी इसने डिस्टेंस इंक्रीज करा अपना, मतलब इसकी स्पीड भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यहाँ पे आके इसका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम P to Q, मतलब ये रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। और फिर ना ये क्या करने लगा, ये वापस इसका डिस्टेंस कम होने लग गया,
अब ये तो उल्टी बात हो गई ना, डिस्टेंस बढ़ सकता है, मतलब ऑलरेडी डिस्टेंस जो है यहाँ पे आ गया, मतलब कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे कहीं, मतलब आगे बढ़ चुका है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन तो देखते ही, मैग्नीट्यूड देखते हैं। और अगर कोई कुछ भी चल रहा है तो वो हमेशा ऐड ही तो करेंगे टोटल पाथ लेंथ में, माइनस थोड़ी करेंगे। तो ये ग्राफ ऐसा दिखा रहा है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो डिस्टेंस है, ये नेगेटिव हो रहा है, बट नेगेटिव तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज एक और है, क्यू पॉइंट, मतलब जब ये रेस्ट पे ही था तो क्यू पे ये 14 सेकंड पे रेस्ट पे था, राइट। बट ग्राफ के अनुसार जब ये वापस चलना स्टार्ट हुआ तो 10 सेकंड्स पे जाके रुक रहा है। तो टाइम कैसे पीछे चल सकता है? टाइम ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस को नेगेटिव दिखा दिया और टाइम भी डिक्रीज होता हुआ दिखा दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ जाते हैं। The graph given below in the figure shows the positions of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. स्लोप निकालनी है बेसिकली ग्राफ की, और ग्राफ की स्लोप कैसे निकालते हैं पहले तो कंसिडर कर लो। A से B जाना है, राइट। तो डिस्टेंस टाइम की टाइम ग्राफ की स्लोप है, मतलब D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। D2 मतलब B वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? 4 है। D1 यानी कि A वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? 0 है। A पे वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करा हुआ है अभी तक उसने। T2 मतलब जब 4 पे है वो, तो उसका टाइम कितना हो रहा है? 10 सेकेंड। और जब वो स्टार्ट कर रहा है तब उसका टाइम कितना हो रहा है? आई एम अज्यूमिंग इट इज 2 सेकेंड्स पे वो क्या कर रहा है? जर्नी को अपनी स्टार्ट कर रहा है, जब उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4/8 आ जाएगा, विच इज 1/2। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की और क्या होगी? वेलोसिटी तो होगी। और सेम तरीके से आपको सारे पार्ट्स की निकाल लेनी। बी टू सी में तो दिख रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0, और सी टू डी मतलब यहां से लेके यहां तक, अगेन सेम चीज, स्लोप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। D2 माइनस D1, T2 माइनस T1। D2 क्या है? मतलब D पे क्या है इसकी डिस्टेंस? 14 है। D1 क्या है? यानी कि C पे क्या है? 4 है। T2 यानी कि D पे टाइम कितना हो रहा है? 14 से 16, 16 से 18, तो 18 है टाइम। और T1 कितना है? 14 है। तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 10, 18 माइनस 14 4। तो ये क्या हो जाएगा? काट दो बस इसको, 2 2 4, 2 5 10, 2.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। बस इजी से क्वेश्चन है एकदम। आगे बढ़ जाते हैं। On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometers per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometers so that the average becomes 60 kilometer per hour for the entire trip? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक 120, लेट मी टेक अ बेटर कलर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ढंग से नजर आए। तो ये क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर्स का एक ट्रैक है जिसके अंदर एक ट्रेन जो है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स के लिए चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, तो कह रहा है अगले 90 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को कितनी स्पीड पे चलना चाहिए सच दैट उसकी जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की वो क्या हो जाए? 60 किलोमीटर पर आवर को अमाउंट करना है। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हैं इसको। एवरेज स्पीड, पहली बात तो होता क्या है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, राइट, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी गिवन है 120, टोटल टाइम हमें नहीं पता तो यहाँ पे लिख दो टोटल टी, और एवरेज स्पीड कितनी है? 60 है। तो अब क्या करेंगे? टोटल टाइम को उधर, 60 को इधर भेजो, तो टोटल टाइम जो है वो आ जाएगा 2 आवर्स। अब आवर्स क्यों लिखा? क्योंकि जो स्पीड्स है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो ऑब्वियसली टाइम भी तो आवर में ही आएगा, राइट। तो टाइम आ गया 2 आवर्स। अब हमें इस जर्नी का डिस्टेंस भी पता है विच इज 30,
और स्पीड भी पता है विच इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका टाइम निकाल लेते हैं ताकि हमें बचे हुए डिस्टेंस का भी टाइम मिल जाए, और टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, तो स्पीड तो निकल ही जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो इसका क्या होगा स्पीड इज इक्वल्स टू 30/t एंड स्पीड हेयर इज 30। सो 30 इधर जाएगा तो टाइम आ जाएगा 1 आवर 30/30 करके। अगर ये 1 घंटा ट्रैवल किया है टोटल, तो बगल वाले ने भी तो 1 ही घंटा ट्रैवल किया है ना, क्योंकि टोटली जर्नी 2 घंटे की है। ठीक है, तो अब स्पीड कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस विच इज 90, टाइम विच इज 1, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी आ गई? 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आ गई। मतलब अगर इस ट्रेन को मेंटेन करनी है 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज, तो इसको पहले 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने होंगे, और अगले 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने होंगे। अगेन हमने क्या किया, एवरेज स्पीड से टोटल टाइम निकाल लिया। टाइम हमें पहले वाले के डिस्टेंस का तो हमें ये भी पता है कि स्पीड कितनी है, तो हमने उससे टाइम निकाल लिया, और जो टोटल टाइम है उसमें से फर्स्ट जर्नी का टाइम माइनस कर दिया, तो बची हुई जर्नी का टाइम मिल गया। अब बची हुई जर्नी का डिस्टेंस पता है, टाइम हमने पता लगा लिया, डिस्टेंस बाय टाइम करके स्पीड निकाल ली। आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। स्पीड टाइम ग्राफ दिया है हमको, फिर से हमें बताना है कि OA में किस टाइप का मोशन हो रहा है। देख लो भाई, बहुत ही आसान सा दिख रहा है तो, कि OA के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो लिख दो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यू कैन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये लिख, थोड़ा साफ लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ भी आ जाए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आगे आ जाते हैं, विच इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। AB के अंदर क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, राइट। नहीं, बॉडी सॉरी, दिस इज नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, ये चीज को थोड़ा सा ट्राई करना, अवॉइड करना कि ध्यान से देख लो पहले ग्राफ कौन सा है। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर इसका मतलब है बॉडी एट रेस्ट। जैसे अभी मैं कंफ्यूज कर गया, मैंने बोला कि बॉडी जो है रेस्ट पे है। स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन है ये AB के अंदर, क्योंकि सेम वेलोसिटी है, मतलब इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर होने वाला है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। क्या हो रहा है BC के अंदर, स्पीड पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है ये, मतलब यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट कर रही है कोई बॉडी, यूनिफॉर्मली FORMLY फॉर्मली मोशन। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन हो कहाँ पे रहा है, O2A में हो रहा है, और एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, V2 माइनस V1 T2 माइनस T1, और ये कहाँ पे लग रहा है, OA वाले टाइम पे लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट तो बॉडी तभी कर रही है। तो यस, V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम बाद वाला क्या है 4 है, और इनिशियल क्या है 0 है। तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब बढ़ रहा है उसकी स्पीड। रिटार्डेशन निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। V2 क्या है, इसमें 0 हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली रिटार्ड कर रहा है। V1 क्या है, इसमें 6 है, हाँ जी। T2 क्या है, 16 है, और T1 क्या है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, -6/-6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। 16 - 10, यस, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो रिटार्डेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो कहाँ पे रही है रिटार्डेशन इसकी, B2C में। ये B और C मैंने खुद से लेबल कर दिए पॉइंट्स, B2C में हो रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। क्या करते हैं भाई डिस्टेंस निकालने के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ यूज टू गिव डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव डिस्टेंस। तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस, 1 सेकेंड, ये निकालना है हमको अंदर वाला पार्ट। आई एम नॉट श्योर व्हाई द कलर इज नॉट शोइंग अप, एनीवेज
हमें ये वाला पूरा पार्ट निकाल लेना है। अब ये रेक्टेंगल की लेंथ वगैरह मेजर कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है सब कुछ। हाँ जी, तो ए टू बी के बीच में, ओहो 1 सेकेंड, ए टू बी के बीच में डिस्टेंस 4 से 10 के बीच में, यानी कि 6 है ये, तो ये भी 6 है क्योंकि रेक्टेंगल है ना। और 4 से लेके 6 के, मतलब 0 से लेके 6 यहाँ पे देखना है, वाई एक्सिस पे देखना है ना, तो ये टोटल ये भी क्या है 6 है। ये दिखने में रेक्टेंगल लग रहा है बट ऐसे वैल्यू वाइज दिस इज अ स्क्वायर ओनली, बट दिखने में नहीं लग रहा ऑल्दो। तो क्या होता है वो इसका रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड विच इज 36, तो 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ए टू बी में। प्लीज ये मत समझना कि इस पे बॉडी रेस्ट पे है, जब ग्राफ ऐसा और बॉडी रेस्ट पे तब होती है जब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो रहा हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस दौरान बॉडी का जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज 36 मीटर्स। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरी क्वेश्चन दैट आई हैव टॉट इन दिस क्लास। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबली फ्रेम हो सकते थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपने इनको प्रैक्टिस किया। कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा था खुद से उसको रीट्राई करना। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, एक बार रिवाइज करना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वैसे मोस्टली हमने कवर करी है क्लासेस में, बट जो भी 1-2 क्वेश्चन रह गए जो मुझे लगा कि रेपिटेटिव है वो वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। एंड देन yes, that is it for this class. See you in the next class. Bye bye.